तो ये करियर ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। कई इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स भी इसमें करियर स्विच कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम में एक अपॉर्चुनिटी बहुत तेजी से इमर्ज हो रही है, वो है जो हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने और समझने में मदद करता है। बहुत ही कम लोगों को इस स्ट्रीम से जुड़े करियर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी होती है, तो ये बहुत ही मुश्किल समय होता है। लेकिन अगर आपके पास स्किल, डेडिकेशन और सही स्ट्रेटेजी है तो यह एक हाईली रिवॉर्डिंग करियर हो सकता है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, सर क्यों मजाक कर रहे हो, मैं अपनी क्लास का टॉपर हूँ। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में भी क्या अच्छे करियर बन सकते हैं? सर मुझे टीचर, लॉयर और आईएएस ऑफिसर नहीं बनना, मैं क्या करूंगा आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज लेकर? सर क्या 21st सेंचुरी में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में स्कोप है? क्या ऐसे सवाल कभी आपके मन में भी आए हैं? अगर हाँ तो चलिए आज के वीडियो में इन सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय करियर साथी, आपका वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग। मैं हूं मनु साकुनिया, एक करियर काउंसलर जिसने पिछले 10 सालों में 10,000 से ज्यादा लोगों को करियर डिसीजंस में गाइड किया है, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स शामिल हैं। मैं यहाँ हूँ करियर डिसीजन मेकिंग को आसान बनाने और आपको आपका सही करियर चुनने में मदद करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आर्ट्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के बारे में हमारी सोसाइटी में अलग अलग धारणाएं और आशंकाएं हैं जो स्ट्रीम में कई बच्चों को जाने से रोकती हैं। मैंने कई बार देखा है कि पेरेंट्स भी इस स्ट्रीम को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते। यह स्ट्रीम ज्यादातर वो लोग लेते हैं जो स्कूल टीचर, लॉयर या सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, और कई बार इसे वो स्टूडेंट्स भी ऑप्ट करते हैं जो साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में इंटरेस्टेड नहीं होते या कोप अप नहीं कर पाते। बहुत ही कम लोगों को इस स्ट्रीम से जुड़े करियर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी होती है। मैंने आर्ट्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से जुड़े कुछ कॉमन मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को अपने पिछले वीडियो में क्लियर किया था। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आज मैं आपको आर्ट्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में करियर ऑप्शंस बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं क्लास 11th और 12th में आर्ट्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के पॉपुलर सब्जेक्ट्स के रिलेशन में करियर ऑप्शंस की बात करूंगा, जिससे जिन स्टूडेंट्स का किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट हो वो उन करियर्स को डिटेल में एक्सप्लोर कर सके। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की, इंग्लिश और हिंदी। हालांकि जिन करियर ऑप्शंस की मैं बात करने जा रहा हूँ वो बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी एप्लीकेबल है। पहला है कंटेंट राइटिंग का। आज हम 21वीं सदी के इंफॉर्मेशन एरा में रह रहे हैं, जहां हर दिन अलग अलग एरियाज में नॉलेज जनरेशन और डिससेमिनेशन का काम बहुत बड़े स्केल पर चल रहा है। ऐसे में कंटेंट राइटिंग एक बेहद जरूरी करियर ऑप्शन के रूप में निकल कर आया है। चाहे अलग अलग टॉपिक्स पर ब्लॉग लिखना हो, किसी सब्जेक्ट या कोर्स के करिकुलम को डेवलप करना हो, कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल या प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखनी हो, हर जगह कंटेंट राइटर्स की डिमांड है। जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या बच्चों के लिए गेम्स खरीदते हैं तो आपने गौर किया होगा कि उसके साथ एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट भी आती है। अब आप समझ गए होंगे कि ये काम कौन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्रिएटिव राइटिंग की। आज के समय में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अब टीवी चैनल्स के साथ साथ कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं। यही नहीं, YouTube और अन्य वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी सारे नए चैनल स्टार्ट हो गए हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो कंटेंट के लिए स्क्रिप्ट राइटर्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। इनफैक्ट ये रोल इतना पॉपुलर हो रहा है कि कई इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स भी इसमें करियर स्विच कर रहे हैं। दूसरी तरफ कई लोग आजकल ऑथर्स बनने में भी इंटरेस्टेड हैं और वो बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स या टीन्स और बड़ों के लिए फिक्शन नॉवेल्स लिखकर पब्लिश कर रहे हैं। जो लोग लैंग्वेजेस में इंटरेस्टेड हैं, अच्छे हैं और क्रिएटिव भी हैं, वो कॉपी राइटिंग में भी अपना करियर बनाने की सोच सकते हैं। कॉपी राइटर्स मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में शॉर्ट, क्रिस्प, इम्पैक्टफुल और क्रिएटिव तरीके से मैसेज कन्वे कर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही लैंग्वेजेस में अच्छी पकड़ रखने वाले लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी एक अच्छा करियर फील्ड हो सकता है। आज के समय में ये वन ऑफ द फास्टेस्ट इमर्जिंग फील्ड्स में से एक है। इसी तरह लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट रखने वाले लोग एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के अलावा पब्लिक रिलेशंस यानी कि PR और कम्युनिकेशन रोल्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। PR और कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स किसी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड इमेज को मेंटेन करने और उसकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जैसे न्यू प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च
न्यू फीचर्स या चेंजेस को लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा लैंग्वेजेस में इंटरेस्टेड लोग जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में भी करियर बना सकते हैं, फिर चाहे वो प्रिंट जर्नलिज्म, रेडियो या ब्रॉडकास्ट मीडिया ही क्यों ना हो। क्या आपको इन करियर ऑप्शंस में से कोई इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो बहुत लोगों को बोरिंग लगता है तो कुछ लोगों को बहुत फैसिनेटिंग। जी हाँ, हिस्ट्री। लेकिन जिन लोगों को ये अच्छा भी लगता है उन्हें इस फील्ड में टीचिंग के अलावा बाकी करियर ऑप्शंस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। तो आइए देखते हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन से करियर्स हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की। आर्कियोलॉजिस्ट पुराने समय के आर्टिफैक्ट्स, स्ट्रक्चर्स और अन्य फिजिकल रिमेन्स को डिस्कवर और एनालाइज करके उन्हें स्टडी करते हैं। ये एंशिएंट सिविलाइजेशंस को अनकवर और प्रिजर्व करने में मदद करते हैं। आर्कियोलॉजी में हायर एजुकेशन करने के बाद आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI और इसके 38 डिफरेंट सर्कल्स में काम करने के अवसर पा सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ICCR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज INTAC, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कल्चरल सेंटर्स। अब बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट की। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर्स और उनके डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। ये ह्यूमंस के सोशल, कल्चरल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करते हैं, जिसमें फील्ड रिसर्च और लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में हिस्सा बनकर उनके कल्चर्स को समझने की कोशिश की जाती है। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने के बेहतरीन मौके हो सकते हैं। कुछ प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस जहां आप काम कर सकते हैं वो है WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यहाँ आप पॉलिसी एनालिस्ट, प्रोग्राम मैनेजर या रिसर्च स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हिस्ट्री में आने वाले एक और करियर की, आर्काइविस्ट। एक आर्काइविस्ट का काम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट, प्रिजर्व और मैनेज करना होता है ताकि लोग उन्हें रिसर्च और स्टडी के लिए यूज कर सके। आर्काइविस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को क्लासिफाई और कैटलॉग करते हैं, साथ ही उन्हें सेफ और सिक्योर रखते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए उनका प्रिजर्वेशन हो सके। अगर आप आर्काइविस्ट बनना चाहते हैं तो आपको नेशनल और स्टेट आर्काइव्स, म्यूजियम्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में आर्काइविस्ट या रिकॉर्ड्स मैनेजर के रूप में करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अब हम हिस्ट्री के एक और करियर ऑप्शन पर नजर डालते हैं, हिस्टोरियन। एक हिस्टोरियन का काम है पास्ट इवेंट्स को रिसर्च, स्टडी और इंटरप्रेट करना। ये किसी स्पेसिफिक पीरियड, रीजन और थीम पर फोकस करते हैं और फिर अपनी फाइंडिंग्स को बुक्स, आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स के रूप में लिखते हैं। हिस्टोरियंस को आमतौर पर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, म्यूजियम्स और पब्लिक सेटिंग्स में काम करने के मौके मिलते हैं। हिस्टोरियन से मिलता जुलता एक और करियर ऑप्शन है हिस्ट्री एक्सपर्ट या हिस्ट्री राइटर का। हिस्टोरियन की तरह ये भी हिस्ट्री की रिसर्च करते हैं, लेकिन इनका फोकस एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल नॉलेज को एंगेजिंग और क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करने पर होता है। ये अपने हिस्टोरिकल नॉलेज का यूज करके बुक्स, आर्टिकल्स और फिल्म्स के लिए कंटेंट लिखते हैं और लोगों को हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं। आज के डिजिटल एरा में हिस्ट्री एक्सपर्ट्स और राइटर्स की मांग बढ़ रही है, खासकर डॉक्यूमेंट्रीज, हिस्टोरिकल वेब सीरीज और एजुकेशनल कंटेंट के लिए। अगर आपको हिस्ट्री में डीप इंटरेस्ट है और आप उसे क्रिएटिव तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये करियर ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। अब हम हिस्ट्री के अगले करियर ऑप्शन पर चलते हैं, म्यूजियम क्यूरेटर। एक म्यूजियम क्यूरेटर का काम म्यूजियम कलेक्शंस को मैनेज करना होता है। इनका मुख्य कार्य एग्जीबिशंस प्लान करना, हिस्टोरिकल और आर्टिस्टिक पीसेस को रिसर्च करना और उनकी प्रॉपर कंजर्वेशन और डिस्प्ले को इंश्योर करना होता है। इसके लिए एस्थेटिक सेंस, मैनेजमेंट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हें म्यूजियम्स के अंदर आर्टिफैक्ट्स और एग्जिबिट्स को सही तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है ताकि विजिटर्स को उनकी इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपको आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री में दिलचस्पी है और आप म्यूजियम्स और एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में इंटरेस्टेड है तो ये करियर ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। और आखिरी में बात करते हैं कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट की। भारत दुनिया के सबसे बड़े कल्चरल हेरिटेज हब्स में से एक है। हमारे देश में यूनेस्को द्वारा डेजिग्नेटेड 38 कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग इन हेरिटेज साइट्स की देखभाल और कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। इनका मुख्य काम इन साइट्स को सुरक्षित रखना
उनकी रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन करना है और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना होता है। अगर आपको हिस्ट्री, कल्चर और प्रिजर्वेशन में रुचि है और आप भारत की अमूल्य धरोहर को संजोने और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में योगदान देना चाहते हैं, तो कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट आपके लिए एक शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। तो हिस्ट्री सिर्फ पास्ट को याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे एक्साइटिंग करियर ऑप्शंस भी हैं। अगर आपको एंशिएंट सिविलाइजेशंस, कल्चरल हेरिटेज, आर्टिफैक्ट्स और हिस्टोरिकल रिसर्च पसंद है, तो ये करियर्स आपके लिए बेस्ट फिट हो सकते हैं। क्या आपको इन करियर ऑप्शंस में से कोई इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो हमें समझने में मदद करता है कि देश कैसे चलता है। जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे करियर से जो ज्यादातर बच्चों और उनके माता पिता का सबसे पसंदीदा करियर ऑप्शन है, सिविल सर्विसेज। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए सिविल सर्विसेज एक बहुत ही प्रेस्टिजियस करियर ऑप्शन है। यह उन्हें देश की गवर्नेंस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का मौका देता है। सिविल सर्विसेज में जाने के लिए स्टूडेंट्स को यूपीएससी का एग्जाम पास करना पड़ता है, जिससे उन्हें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस और कई अन्य सर्विसेज में सेलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स भी होती है, जिससे स्टूडेंट स्टेट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी के बारे में, जो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक और इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन है। आजकल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए बेटर पॉलिसीज की जरूरत बढ़ रही है, तो पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। पहले पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए लोग पॉलिटिशियन बनते थे या सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते थे, लेकिन अब पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिक्रूट किया जा रहा है। इसके अलावा बिग फोर कंसल्टिंग फर्म्स और स्पेशलाइज्ड गवर्नेंस कंसल्टिंग फर्म्स भी पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल्स को रिक्रूट कर रही हैं, ताकि वे गवर्नमेंट को पॉलिसी डिजाइन, मैनेजमेंट और इवैल्यूएशन में असिस्ट कर सके। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल्स को हायर करा जा रहा है, ताकि वो गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर सके और अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल्स पॉलिसी थिंक टैंक्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम करते हैं, जहां वो ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडाज जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs पर काम करते हैं। अब हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन के बारे में, जो है पॉलिटिकल कैंपेन स्पेशलिस्ट या कैंपेन कंसल्टेंट बनने का। आजकल पॉलिटिक्स बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है। सभी बड़े पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेशलाइज्ड पॉलिटिकल कैंपेन स्टाफ और कंसल्टेंट की जरूरत है, जो उन्हें ग्राउंड लेवल इनसाइट्स दे सके, मैनिफेस्टो बनाने में मदद कर सके और इफेक्टिव कैंपेन डिजाइन करने में सहायता कर सके। कभी कभी जब पार्टी पावर में आती है तो भी ये स्टाफ और कंसल्टेंट्स एग्जीक्यूशन में मदद करते हैं और पब्लिक के रिएक्शन को लेकर फीडबैक भी देते हैं। अब हम पॉलिटिकल साइंस की एक और फैसिनेटिंग करियर ऑप्शन पर बात करते हैं, जो है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में करियर बनाना एक बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, खासकर उनके लिए जो ग्लोबल इश्यूज पर काम करना चाहते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। इसमें फॉरेन डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल गवर्नेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे एरियाज में करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे UN, SAARC, NATO, EU में काम कर सकते हैं या फिर फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं। इसके अलावा आप NGOs, थिंक टैंक्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी काम कर सकते हैं, जहां आप ग्लोबल पॉलिसी इश्यूज पर रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। और आखिरी करियर ऑप्शन जो मैं पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस करना चाहता हूं, वो है पॉलिटिकल जर्नलिज्म। अगर आपको पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म दोनों में इंटरेस्ट है, तो ये करियर ऑप्शन आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पॉलिटिकल जर्नलिज्म में आप पॉलिटिक्स और गवर्नेंस से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं और लोगों को सही और सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स या टीवी न्यूज चैनल्स में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन ब्लॉग्स, पॉडकास्ट या यूट्यूब चैनल्स भी शुरू कर सकते हैं, जहां आप अपने विचारों और एनालिसिस को शेयर कर सकते हैं। पॉलिटिकल जर्नलिज्म एक बहुत ही चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग करियर है, जहां आपको आपकी स्किल्स और नॉलेज को हर रोज इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस सिर्फ सिविल सर्विसेज या टीचिंग तक ही सीमित नहीं है। अगर आपको गवर्नेंस, पॉलिसीज,
डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स या मीडिया में इंटरेस्ट है तो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस में कई जबरदस्त करियर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। चाहे आप पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल जर्नलिज्म, कैंपेन कंसल्टिंग या थिंक टैंक्स में काम करना चाहें, यह फील्ड आपको ना सिर्फ इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग एक्सपोजर देगा बल्कि आपको इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल करियर बनाने का मौका भी देगा। अब बारी आपकी, क्या पॉलिटिकल साइंस आपके लिए एक एक्साइटिंग करियर ऑप्शन हो सकता है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। अब हम बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने और समझने में मदद करता है, ज्योग्राफी। अगर आपको दुनिया की अलग अलग जगहों, एनवायरनमेंट और कल्चर्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो ज्योग्राफी के फील्ड में करियर्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टोग्राफर के बारे में। कार्टोग्राफर मैप्स, चार्ट्स और ज्योग्राफिक एरियाज की विजुअल रिप्रेजेंटेशंस बनाते हैं। ये मैप्स सिर्फ ज्योग्राफिकल डेटा को दिखाने के लिए नहीं होते बल्कि ये हमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बारे में डिटेल जानकारी भी देते हैं। कार्टोग्राफर्स सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी और ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स GIS का इस्तेमाल करके एक्यूरेट और इंफॉर्मेटिव मैप्स तैयार करते हैं। कार्टोग्राफर्स की डिमांड कई अलग अलग जगहों पर होती है, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज में फॉर सर्वे एंड लैंड मैपिंग, GIS कंपनीज में फॉर स्पेशल डेटा एनालिसिस, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में फॉर ज्योग्राफिकल रिसर्च एंड अर्बन प्लानिंग, मैपिंग सर्विसेज में फॉर नेविगेशन एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग। कार्टोग्राफर्स का काम अर्बन प्लानिंग, नेविगेशन और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अब आप समझ गए होंगे कि आपकी ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक में मिलने वाले डिटेल्ड मैप्स आखिर कौन बनाता है। बात करते हैं ज्योग्राफी में अगले करियर ऑप्शन के बारे में, जो है सर्वेयर। सर्वेयर वो होते हैं जो जमीन के मेजरमेंट्स और बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं। यह काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रॉपर्टी राइट्स को इफेक्ट करता है। सर्वेयर्स का काम प्रिसाइज मेजरमेंट्स लेने, मैप्स और रिपोर्ट्स बनाने और जमीन की ओनरशिप और यूसेज को वेरीफाई करने का होता है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को इस फील्ड में करियर बनाने के लिए एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ सकती है। सर्वेयर्स की मांग गवर्नमेंट एजेंसीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज और प्राइवेट सर्वेइंग फर्म्स में होती है। अब हम बात करते हैं ड्राफ्टर के बारे में। ड्राफ्टर्स ज्योग्राफिक डेटा को टेक्निकल ड्राइंग्स और विजुअलाइजेशंस में बदलते हैं, जैसे ब्लूप्रिंट्स, डायग्राम्स और 3D मॉडल्स। ये काम बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये अर्बन प्लानिंग, आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सही डिजाइन और प्लानिंग को इनेबल करता है। ड्राफ्टर्स का मुख्य काम होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स GIS और कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक्यूरेट और डिटेल्ड विजुअलाइजेशंस बनाने में। ज्योग्राफी स्टूडेंट्स को इस फील्ड में करियर बनाने के लिए एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ सकती है, जैसे GIS और CAD सॉफ्टवेयर में प्रोफिशिएंसी हासिल करने के लिए। अब बढ़ते हैं एक और बेहतरीन करियर ऑप्शन की ओर, अर्बन एंड रीजनल प्लानर। अर्बन एंड रीजनल प्लानर्स का काम शहरों और इलाकों की सही प्लानिंग और डेवलपमेंट करना होता है। ये लोग ज्योग्राफिक डेटा एनालाइज करते हैं ताकि शहरों और रीजन्स के लिए बेहतर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज तैयार कर सकें। इनका काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे सड़कों, ब्रिजों, फ्लाईओवर की योजना को बनाना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स जैसे स्मार्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप करना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जैसे हरियाली और प्रदूषण नियंत्रण में मदद करना, सोशल इक्विटी सभी वर्गों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करना। अर्बन एंड रीजनल प्लानर्स की जरूरत गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। ज्योग्राफी स्टूडेंट्स को इस फील्ड में करियर बनाने के लिए मास्टर्स इन प्लानिंग (M-Plan) या मास्टर्स इन अर्बन प्लानिंग (MUP) जैसे हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के एक इमर्जिंग करियर ऑप्शन की, GIS स्पेशलिस्ट। आज के डिजिटल एरा में ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स GIS स्पेशलिस्ट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। GIS स्पेशलिस्ट का काम स्पेशियल और ज्योग्राफिकल डेटा को एनालाइज करके मैप्स, मॉडल्स और रिपोर्ट्स तैयार करना होता है। यह स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके अर्बन प्लानिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन प्लानिंग से जुड़े कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस का समाधान निकालते हैं। GIS स्पेशलिस्ट की जरूरत गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट कंपनीज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में होती है
ताकि ज्योग्राफिक डेटा को एनालाइज करके इन्फॉर्म डिसीजन लिए जा सके। ज्योग्राफी स्टूडेंट्स को इन फील्ड में करियर बनाने के लिए जीआईएस कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस करने की जरूरत पड़ सकती है। अब हम ज्योग्राफी के दो और इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट और मीटीरियोलॉजिस्ट। क्लाइमेटोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो अर्थ के क्लाइमेट और उसके बदलाव को स्टडी करते हैं। ये डेटा कलेक्ट और एनालाइज करते हैं ताकि क्लाइमेट के पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझ सकें। क्लाइमेटोलॉजिस्ट का काम है कि वो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को समझने में मदद करें और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस डेवलप करें। क्लाइमेटोलॉजिस्ट की जरूरत गवर्नमेंट एजेंसीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। वहीं मीटीरियोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो वेदर और एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं। ये डेटा कलेक्ट और एनालाइज करते हैं ताकि वेदर पैटर्न्स और फोरकास्ट को समझ सके। मीटीरियोलॉजिस्ट का काम है कि वो वेदर रिलेटेड हजार्ड के प्रिडिक्शंस करे और पब्लिक को इन्फॉर्म करे। मीटीरियोलॉजिस्ट की जरूरत गवर्नमेंट एजेंसीज, वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। और आखिरी करियर ऑप्शन जो मैं ज्योग्राफी में डिस्कस करना चाहता हूँ वो है डेमोग्राफर का। डेमोग्राफर वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो पॉपुलेशन के ट्रेंड्स, पैटर्न्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। ये डेटा कलेक्ट और एनालाइज करते हैं ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन और एज स्ट्रक्चर को समझ सके। डेमोग्राफर्स का काम है कि वो पॉपुलेशन रिलेटेड पॉलिसीज और प्रोग्राम्स डेवलप करने में मदद करें। डेमोग्राफर्स की जरूरत गवर्नमेंट एजेंसीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट कंपनीज में होती है, जहां वो पॉपुलेशन ट्रेंड्स को समझने और इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन करियर ऑप्शंस उन स्टूडेंट्स के लिए जो ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं। ज्योग्राफी सिर्फ मैप्स या लोकेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एनवायरनमेंट, अर्बन प्लानिंग, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन स्टडीज जैसी कई डायनामिक फील्ड से जुड़ा हुआ है। अगर आपको नेचर, एनवायरनमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी और डेटा एनालिसिस में इंटरेस्ट है तो ये फील्ड आपके लिए कई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज खोल सकता है। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में कई अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। मैं कुछ पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ज्योग्राफी सिर्फ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जरिया भी है। अगर आपको ट्रैवल, एनवायरनमेंट और रिसर्च पसंद है तो ये फील्ड आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। क्या आप ज्योग्राफी से जुड़े किसी और करियर ऑप्शन के बारे में जानते हैं, या ऐसा कोई ऑप्शन जो आपको इनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट में जरूर बताइए। अब हम बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो हमें अपने और दूसरों की पर्सनैलिटी और बिहेवियर को समझने में मदद करता है, साइकोलॉजी। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी के बीच का डिफरेंस समझाना चाहूंगा। क्लिनिकल साइकोलॉजी में फोकस होता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर। वहीं काउंसलिंग साइकोलॉजी का फोकस लोगों को उनके पर्सनल और प्रोफेशनल इश्यूज को सॉल्व करने में मदद करने पर होता है। हम अपनी बात को काउंसलिंग साइकोलॉजी पर फोकस करेंगे क्योंकि ये फील्ड आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा सुटेबल है। काउंसलिंग साइकोलॉजी में करियर अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए होती है जो लोगों की मदद करना चाहते हैं और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहते हैं। अगर आपको बच्चों के मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो चाइल्ड साइकोलॉजी आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। ये फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बचपन में हुए एक्सपीरियंसेस किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी को अफेक्ट कर सकते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड काउंसलर और चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट इस फील्ड में काम करते हैं और बच्चों की इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मदद करते हैं। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की। अगर आपको एजुकेशनल सिस्टम में इंटरेस्ट है और आप स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक बढ़िया करियर ऑप्शन हो सकता है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है ये समझना कि लोग कैसे सीखते हैं, कौन कौन से लर्निंग टेक्निक्स सबसे इफेक्टिव हैं और स्टूडेंट्स की मेंटल और इमोशनल वेलबींग को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में काम करके टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों की मदद करते हैं ताकि लर्निंग प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव और एंगेजिंग बन सके। फिर बात करते हैं हम सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग की। सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम लोगों को नशे से जुड़ी समस्याओं को ओवरकम करने में मदद करते हैं। यह फील्ड बहुत ही चैलेंजिंग है, लेकिन
लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका देती है। सब्सटेंस अब्यूज काउंसलर्स उन लोगों के साथ काम करते हैं जो अल्कोहल, ड्रग्स या किसी और एडिक्टिव सब्सटेंस की लत से जूझ रहे होते हैं। ये काउंसलर्स हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में काम करते हैं और थेरेपी, सपोर्ट ग्रुप्स और बिहेवियरल इंटरवेंशंस के जरिए लोगों को एडिक्शन से बाहर निकालने में मदद करते हैं। इस फील्ड में काम करने के लिए साइकोलॉजी की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं ग्रीफ काउंसलिंग की। जब कोई व्यक्ति अपने किसी करीबी इंसान को खो देता है तो ये बहुत ही मुश्किल समय होता है। ऐसे समय में इमोशनल सपोर्ट और सही गाइडेंस देना बहुत जरूरी होता है। ग्रीफ काउंसलिंग का मकसद लोगों को अपने दुखों को समझने और मैनेज करने में मदद करना होता है ताकि वे अपने जीवन को फिर से संतुलित कर सके। ग्रीफ काउंसलर्स का काम होता है हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और काउंसलिंग सेंटर्स में उन लोगों के साथ काम करना जो लॉस, ट्रॉमा या इमोशनल पेन से गुजर रहे होते हैं। यह फील्ड बहुत सेंसिटिव होती है और इसमें काम करने के लिए एम्पैथी, पेशेंस और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस की जरूरत होती है। इसके बाद बात करते हैं हम कंज्यूमर साइकोलॉजी की। कंज्यूमर साइकोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसमें हम समझते हैं कि लोग कैसे शॉपिंग डिसीजंस लेते हैं और उनके शॉपिंग बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट मार्केटिंग कंपनीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और रिसर्च फर्म्स में काम करते हैं ताकि वो कंज्यूमर्स के थॉट प्रोसेस, बाइंग पैटर्न्स और डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स को बेहतर तरीके से समझ सके। ये कंपनीज को ये बताने में मदद करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, कौन सा एडवर्टाइजमेंट ज्यादा असरदार होगा और कस्टमर किस तरह की सर्विसेज को पसंद करेंगे। अगर आपको मार्केटिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये करियर ऑप्शन आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं एक और दिलचस्प करियर ऑप्शन को जो है मीडिया साइकोलॉजी का। मीडिया साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं कि ये लोगों के थॉट्स, इमोशंस और परसेप्शंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। आज के समय में सोशल मीडिया, टीवी, फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। मीडिया साइकोलॉजिस्ट का काम होता है ये समझना कि कंटेंट और विजुअल्स किस तरह से ऑडियंस के माइंडसेट और डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। मीडिया साइकोलॉजिस्ट मीडिया कंपनीज, रिसर्च फर्म्स और एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के साथ काम करते हैं ताकि मीडिया को और भी इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके। मीडिया साइकोलॉजिस्ट ये भी एनालाइज करते हैं कि फेक न्यूज, वायलेंट कंटेंट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का लोगों पर क्या असर पड़ता है और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर आपको मीडिया और साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये करियर आपके लिए बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजी के बहुत ही पॉपुलर करियर ऑप्शन के बारे में जो है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, एम्प्लॉय के बिहेवियर और प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के तरीकों पर काम करते हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट कॉर्पोरेट कंपनीज, रिसर्च फर्म्स और कंसल्टिंग एजेंसीज में काम करते हैं ताकि ये समझा जा सके कि कैसे एम्प्लॉयज को ज्यादा मोटिवेटेड और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। इनका काम होता है हायरिंग और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इम्प्रूव करना, एम्प्लॉयज के स्ट्रेस और वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करना, लीडरशिप और मैनेजमेंट टेक्निक्स को एनहेंस करना, वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज को ऑप्टिमाइज करना। अगर आपको कॉर्पोरेट कल्चर और साइकोलॉजी दोनों में इंटरेस्ट है तो ये करियर ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजी के फील्ड में तेजी से ग्रो कर रहे करियर ऑप्शन के बारे में जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम एथलीट्स के मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट्स को समझते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके और वो प्रेशर सिचुएशंस को इफेक्टिवली हैंडल कर सके। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट स्पोर्ट टीम्स, एथलेटिक डिपार्टमेंट्स और स्पोर्ट क्लिनिक्स में काम करते हैं ताकि एथलीट्स अपने कॉन्फिडेंस, फोकस और मोटिवेशन को बढ़ा सके। वो ये भी एनालाइज करते हैं कि प्रेशर सिचुएशंस में एथलीट्स कैसे रिएक्ट करते हैं और उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट और कंसंट्रेशन टेक्निक्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अगर आपको स्पोर्ट्स और ह्यूमन साइकोलॉजी दोनों में इंटरेस्ट है तो ये करियर आपके लिए एक शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। और आखिरी में हम बात करते हैं करियर काउंसलिंग की। करियर काउंसलिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स को उनके करियर गोल्स और एस्पिरेशंस को समझने और सही करियर चुनने में मदद करते हैं। करियर काउंसलर स्कूल्स, कॉलेजेस और करियर काउंसलिंग सेंटर्स में काम करते हैं
और स्टूडेंट्स को उनके एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी के बेसिस पर सही करियर चुनने में गाइड करते हैं। अगर आपको गाइडेंस और मेंटरिंग का पैशन है तो करियर काउंसलिंग आपके लिए एक फुलफिलिंग और रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन हो सकता है। तो आपने देखा कि साइकोलॉजी एक डाइवर्स और तेजी से बढ़ने वाला फील्ड है जिसमें मेंटल हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, बिजनेस और मीडिया से जुड़े कई करियर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर को समझने में इंटरेस्ट है और आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन फील्ड हो सकती है। वैसे साइकोलॉजी में करियर बनाने के लिए स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो बीए साइकोलॉजी, बीए काउंसलिंग साइकोलॉजी या बीए अप्लाइड साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करें और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में ट्रेनिंग लेकर अपना करियर बनाएं। इस तरह स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सही डायरेक्शन चुन सकते हैं और एक इम्पैक्टफुल करियर बना सकते हैं। अगर आपको साइकोलॉजी के इन करियर ऑप्शंस में कोई पसंद आया है या आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके बताएं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो हमें यह समझने में मदद करता है कि रिसोर्सेज को किस तरह इफेक्टिवली मैनेज किया जाए ताकि इंडिविजुअल और नेशन की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इकोनॉमिक्स यह कॉमर्स और आर्ट्स दोनों स्ट्रीम्स में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके अंदर मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आइए जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिस्ट की। इकोनॉमिस्ट वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं और इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समझकर फ्यूचर की प्रेडिक्शंस करते हैं। ये गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं ताकि वो पॉलिसी मेकिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजीज को बेहतर बना सके। अगर आपको मार्केट ट्रेंड्स और कंज्यूमर बिहेवियर समझने में इंटरेस्ट है तो मार्केट रिसर्च एनालिस्ट एक बढ़िया करियर ऑप्शन हो सकता है। मार्केट रिसर्च एनालिस्ट कंपनीज के लिए रिसर्च करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को और बेहतर बना सके और अपने टारगेट ऑडियंस को और बेहतर समझ सके। अब हम बात करते हैं क्रेडिट एनालिस्ट की। क्रेडिट एनालिस्ट का काम होता है इंडिविजुअल्स और कंपनीज के क्रेडिट स्कोर्स को एनालाइज करना ताकि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यह समझ सके कि कौन से लोन्स देना सुरक्षित रहेगा और कौन से क्लाइंट्स फाइनेंशियली स्टेबल हैं। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और बैंकिंग की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। अब हम डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। यह प्रोफेशनल्स डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को सही डिसीजन लेने में मदद मिल सके। आज के समय में इनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि हर कंपनी को अपने ऑपरेशंस को बेहतर बनाने और स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए डेटा एनालिसिस की जरूरत होती है। अब हम एक और इंटरेस्टिंग करियर के बारे में बात करते हैं जो है फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कंपनीज के फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि कंपनीज को सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिल सके। इनका रोल बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड्स को समझकर प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क को इवेल्युएट करने में मदद करते हैं। और आखिरी में हम पॉलिसी एनालिस्ट के बारे में बात करते हैं। पॉलिसी एनालिस्ट वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट, थिंक टैंक्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पॉलिसी डिजाइन्स और एनालाइज करते हैं। ये इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर्स और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ मिलकर पॉलिसीज बनाते हैं जो देश और समाज के लिए फायदेमंद हो। इनका काम है पॉलिसी की इफेक्टिवनेस को स्टडी करना, रिसर्च करना और गवर्नमेंट को पॉलिसी रिकमेंडेशंस देना ताकि देश के लिए अच्छे और सस्टेनेबल डिसीजंस लिए जा सके। इकोनॉमिक्स भारत में आर्ट्स और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत पॉपुलर करियर ऑप्शन है। इस फील्ड में गवर्नमेंट बॉडीज जैसे आरबीआई और नीति आयोग, टॉप कंसल्टिंग फर्म्स जैसे मैकिन्जी और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनडीपी और डब्ल्यूएचओ के साथ काम करने के बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में करियर बनाने के लिए मैथ्स में कंफर्ट और एप्टीट्यूड होना जरूरी है। इसलिए जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में करियर बनाना चाहते हैं उन्हें क्लास 11th और 12th में मैथ्स लेना चाहिए ताकि वो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशंस ले सके। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है और आप इकोनॉमिक्स में करियर बनाना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अब हम आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के एक और पॉपुलर करियर क्लस्टर के बारे में बात करते हैं जो है लॉ। जब भी लॉ फील्ड की बात होती है तो हम कोर्ट रूम में केसेस की प्रोसीडिंग्स को इमेजिन करने लगते हैं, लेकिन लिटिगेशन के अलावा भी लॉ ग्रेजुएट्स के पास कई करियर ऑप्शंस होते हैं। आइए हम लिटिगेशन और अन्य लॉ बेस्ड करियर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिटिगेशन की।
लिटिगेशन एक लीगल प्रोसेस है जिसमें लॉयर्स कोर्ट रूम में केसेस की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेते हैं। ये क्लाइंट्स के लिए केसेस लड़ते हैं और उनके लीगल राइट्स की रक्षा करते हैं। लिटिगेशन के दो मेन टाइप्स होते हैं। पहला सिविल लिटिगेशन, इसमें पर्सनल इंजरी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स जैसे केसेस शामिल होते हैं। दूसरा है क्रिमिनल लिटिगेशन, इसमें मर्डर, थेफ्ट, फ्रॉड और क्रिमिनल केसेस शामिल होते हैं। सिविल लॉयर्स और क्रिमिनल लॉयर्स दोनों ही लिटिगेशन में माहिर होते हैं, लेकिन इनके वर्क एरियाज अलग अलग होते हैं। सिविल लॉयर्स क्लाइंट्स को सिविल केसेस में लीगल सपोर्ट देते हैं, वहीं क्रिमिनल लॉयर्स क्लाइंट्स को क्रिमिनल केसेस में डिफेंस प्रोवाइड कराते हैं। अब हम बात करते हैं लॉ फील्ड में एक बेहद पॉपुलर करियर ऑप्शन के बारे में, जो है कॉर्पोरेट लॉ का। अगर आपको बिजनेस और लॉ के बीच का कनेक्शन समझना पसंद है तो कॉर्पोरेट लॉयर का करियर आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। कॉर्पोरेट लॉ एक हाई पेइंग और प्रॉमिसिंग लीगल फील्ड है जो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक पॉपुलर करियर ऑप्शन बन चुका है। कॉर्पोरेट लॉयर्स कंपनियों के लिए काम करते हैं और उन्हें लीगल मैटर्स में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि कंपनी फॉर्मेशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड लीगल अफेयर्स। कॉर्पोरेट लॉयर्स को नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन स्किल्स में माहिर होना चाहिए, क्योंकि वो क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा उन्हें बिजनेस और फाइनेंस की भी अच्छी समझ होनी चाहिए, ताकि वो कंपनीज के लीगल और बिजनेस नीड्स को सही से समझकर उन्हें गाइड कर सके। अब हम लॉ फील्ड में कई गवर्नमेंट जॉब और करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट के लिए केसेस लड़ते हैं और क्रिमिनल्स को सजा दिलाने में मदद करते हैं। इन्हें सरकारी वकील के नाम से भी जाना जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए लॉ डिग्री कंप्लीट करनी होती है और इसके साथ साथ 3 से 7 साल का लिटिगेशन एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है और एज लिमिट स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है। इसका सिलेक्शन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी के जरिए एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है और फाइनल सिलेक्शन मेरिट बेसिस पर होता है। अब हम लॉ फील्ड में एक और सरकारी नौकरी की बात करते हैं, जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट जज की। सबऑर्डिनेट कोर्ट जज को सिविल जज, जूनियर डिवीजन या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहा जाता है और ये लोअर जुडिशियरी लेवल पर अपॉइंटेड होते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट जज बनने के लिए जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन जैसे पीसीएसजे या जुडिशियल सर्विस एग्जाम देना होता है। यह परीक्षा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या हाई कोर्ट द्वारा आयोजित की जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस में प्रीलिम्स, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू शामिल होते हैं। यहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह प्रायर लिटिगेशन एक्सपीरियंस हर स्टेट में मैंडेटरी नहीं होता। अब हम लॉ फील्ड के एक और प्रेस्टिजियस करियर ऑप्शन की बात करते हैं, जो है जज एडवोकेट जनरल, जेएजी। जेएजी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में लीगल अफेयर संभालते हैं। जेएजी बनने के लिए लॉ डिग्री कंप्लीट करनी होती है और इसका शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के जरिए सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होता है और जेएजी बनने के बाद जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद कैंडिडेट्स मिलिट्री लॉ केसेस हैंडल करते हैं और मिलिट्री जस्टिस सिस्टम को मेंटेन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लीगल ऑफिसर इन पीएसयू और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। अगर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयू या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लीगल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लॉ की डिग्री कंप्लीट करनी होगी। कुछ पीएसयूज एलएलएम डिग्री होल्डर्स को प्रेफर करते हैं। इसके बाद क्लैट पीजी एग्जाम या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज के स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम को पास करना जरूरी होता है। लीगल ऑफिसर का काम होता है कंपनी के लॉज और रेगुलेशंस का कंप्लायंस इंश्योर करना, लीगल एडवाइस देना और गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ अलाइनमेंट चेक करना, कोर्ट केसेस को हैंडल और मॉनिटर करना, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग और रिव्यू करना, ऑर्गेनाइजेशन के लीगल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद हम लॉ फील्ड में एक और सरकारी करियर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, जो है जुडिशियल क्लर्क। अगर आप कोर्ट रूम में काम करना चाहते हैं लेकिन लिटिगेशन में नहीं जाना चाहते तो जुडिशियल क्लर्क बनना एक बेहतरीन करियर विकल्प हो सकता है। जुडिशियल क्लर्क्स हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए काम करते हैं और उन्हें लीगल रिसर्च और केस एनालिसिस में मदद करते हैं। यह एक एनालिटिकल और रिसर्च ओरिएंटेड रोल होता है जिसमें आपको ये काम करने होते हैं: कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स को एनालाइज करना, जजेस की केस रिसर्च और जजमेंट्स लिखने में हेल्प करना, लीगल डॉक्यूमेंट्स और प्रेसिडेंट्स का एनालिसिस करना। जुडिशियल क्लर्क बनने के लिए आपको लॉ की डिग्री पूरी करनी होती है।
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के एंट्रेंस एग्जाम्स पास करने होते हैं, कुछ कोर्ट्स में इंटरव्यू भी होता है। जुडिशियल क्लर्कशिप एक प्रेस्टिजियस रोल है जो जुडिशरी सिस्टम में काम करने का करीबी अनुभव देती है। यह उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है जो लिटिगेशन या जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब हम लॉ के कुछ और करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। लॉ फील्ड में पिछले कुछ टाइम में एक अपॉर्चुनिटी बहुत तेजी से इमर्ज हो रही है, वो है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग एलपीओ की। एलपीओ में लीगल सर्विसेज को आउटसोर्स किया जाता है जिसमें लीगल रिसर्च, डॉक्यूमेंट रिव्यू और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जैसे काम होते हैं। एलपीओ इंडस्ट्री में करियर अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं, जैसे लीगल रिसर्चर, डॉक्यूमेंट रिव्यू स्पेशलिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर। एलपीओ कंपनीज के लिए काम करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रदान करती है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी लॉ फर्म सेटअप करने के बारे में। अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करने में दिलचस्पी है तो अपनी लॉ फर्म सेटअप करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसमें आप अपने क्लाइंट्स को लीगल मैटर्स में मदद कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको कई बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि ऑटोनॉमी, अपने केसेस चुनने की आजादी, फ्लेक्सिबिलिटी, अपने शेड्यूल को कंट्रोल करने का मौका, करियर ग्रोथ, अपनी मेहनत और एक्सपर्टीज के आधार पर सक्सेस हासिल करना। हालांकि लॉ फर्म स्टार्ट करना आसान नहीं होता क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, क्लाइंट बेस और फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपके पास स्किल, डेडिकेशन और सही स्ट्रेटेजी है तो यह एक हाईली रिवॉर्डिंग करियर हो सकता है। अब हम लॉ की कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के बारे में बात करेंगे जहां आप एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट से जुड़े मामलों में कंपनीज और इंडिविजुअल्स को लीगल एडवाइस देते हैं। साइबर लॉ स्पेशलिस्ट, साइबर क्राइम और ऑनलाइन लीगल मैटर से जुड़े मामलों को हैंडल करते हैं। कंपनीज और इंडिविजुअल्स को डेटा प्रोटेक्शन और ऑनलाइन सिक्योरिटी के बारे में सलाह देते हैं। लेबर लॉ एक्सपर्ट्स, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के लीगल राइट्स और वर्कप्लेस डिस्प्यूट से जुड़े केसेस को हैंडल करते हैं। एनवायरमेंटल लॉयर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज पर काम करते हैं और कंपनीज और गवर्नमेंट बॉडीज को सलाह देते हैं कि ये एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करें। इन सभी स्पेशलाइज्ड लॉ करियर्स में आगे बढ़ने के लिए आपको एडिशनल सर्टिफिकेशंस और एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट किसी स्पेसिफिक एरिया में है तो ये करियर आपके लिए बेहद प्रॉमिसिंग हो सकते हैं। तो हमने देखा लॉ एक बहुत ही रेस्पेक्टेड और चैलेंजिंग करियर ऑप्शन है भारत में। इसमें जुडिशियल सर्विसेज, कॉर्पोरेट लॉ, लिटिगेशन, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एलपीओ, अपनी लॉ फर्म सेट करना और स्पेशलाइज्ड फील्ड्स जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, साइबर लॉ, लेबर लॉ और एनवायरमेंटल लॉ के साथ लुक्रेटिव करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन लॉ में करियर बनाने के लिए डेडिकेशन, मेहनत और पैशन की जरूरत होती है। जो स्टूडेंट्स लॉ में करियर बनाना चाहते हैं उन्हें अपनी स्किल्स को कंटिन्यूअसली डेवलप करना और अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए। अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है और आप जस्टिस सिस्टम में हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। आपको लॉ फील्ड में सबसे ज्यादा कौन सा करियर ऑप्शन इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको आर्ट्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में सब्जेक्ट वाइज करियर ऑप्शंस बताए। इसके अलावा भी अन्य करियर ऑप्शन जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के बीच बहुत पॉपुलर है वो है डिजाइन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क और टीचिंग। मैं इनको अपने आगे आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। तो आपने देखा कि आज के समय में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे करियर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने लिए एक वेल इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन ले पाए। मैं ऐसे ही करियर गाइडेंस वीडियोस पब्लिश करता रहता हूं। मेरे वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार की करियर एडवाइस, गाइडेंस और काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। आपको मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। आपके हिसाब से आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज का सबसे एक्साइटिंग करियर ऑप्शन कौन सा है, कॉमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। विद यू on your journey towards a successful career.